इस सीरीज में हम लोग खान सर का ज्योग्राफी का क्लास नोट्स देखेंगे लोग, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों समाप्त किया जाएगा। आप लोग कंटिन्यू बने रहे। पॉलिटी समाप्त कर दिए हैं और खान सर का जो पॉकेट जीके है उसको भी धीरे धीरे समाप्त कर देंगे। बस आप लोग लाइक कमेंट और शेयर कीजिए मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि अभी हम नए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं लोग ज्योग्राफी। ज्योग्राफी यूनानी भाषा के दो शब्द हैं। ज्योग्राफी किस भाषा के दो शब्द हैं? यूनानी भाषा के दो शब्द हैं। पहला शब्द है जियो। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। और जो ग्राफी, दूसरा शब्द है ग्राफी। ग्राफी का मतलब होता है वर्णन। से मिलकर बना है। जियो प्लस ज्योग्राफी ग्राफी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन। खगोल विज्ञान, इस वीडियो में खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे लोग। एस्ट्रोनॉमी। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी खगोल की कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। ब्रह्मांड क्या होता है? ब्रह्मांड यूनिवर्स, दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है, ब्रह्मांड फैल रहा है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या तारों की है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या किसकी है? तारों की है। अब तारा क्या है? तारा किसको कहते हैं? वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश, क्या ऊष्मा तथा प्रकाश हो, तारा कहलाता है। जिसके पास वैसी आकाशीय पिंड जो ब्रह्मांड में होते हैं, आकाशीय पिंड उसे कहा जाता है जो बहुत बड़ा बृहत आकार का होता है, उसे पिंड कहा जाता है। ऊष्मा तथा प्रकाश जिसके पास हो उसे तारा कहते हैं। तारों का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है। तारों का जीवन काल कैसा होता है? अत्यधिक लंबा होता है एवं विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तारा विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तारा बनने से पहले विरल गैस का गोला होता है। तारा बनने से पहले क्या होता है? विरल गैस का गोला होता है। जब विरल गैस केंद्रित सिकुड़ कर पास आ जाते हैं तो घने बादल के समान छा जाते हैं, जिन्हें निहारिका या नेबुला कहते हैं। जो विरल गैस से केंद्रित होकर पास आ जाते हैं और घने बादल के समान छा जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? निहारिका या नेबुला कहते हैं। जब इन नेबुला में संलयन विधि, कौन सी विधि? संलयन विधि द्वारा दहन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो तारों का रूप ले लेता है। तारे में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होते रहता है। किसका संलयन? हाइड्रोजन का संलयन किसमें होता है? हीलियम में होते रहता है। तारे ईंधन में प्लाज्मा अवस्था में रहता है। किस अवस्था में रहता है? प्लाज्मा अवस्था में। तारों में ईंधन किस अवस्था में रहता है? प्लाज्मा अवस्था में रहता है। तारों का रंग उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। तारों का रंग किसके ऊपर निर्भर करता है? उसके पृष्ठ ताप के ऊपर निर्भर करता है। नीला व सफ़ेद रंग। युवा अवस्था जब तारा रहेगा तो उसका रंग कैसा रहेगा? नीला या सफ़ेद रंग, जिसमें सबसे उच्च तापमान रहता है। दूसरा है नारंगी रंग। ये पौड़ हो जाएगा, मतलब मध्य भाग का हो जाएगा, जिसमें मध्य तापमान रहता है, मीडियम तापमान रहता है। तीसरा है लाल रंग। यह बूढ़ा तारा होता है। वृद्ध कैसा होता है? बूढ़ा तारा, जिसमें निम्न ताप 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है। कितना रहता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। तारों का भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। लाल दानों, रेड जाइंट। जब तारा या सूर्य का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह लाल दानों का रूप ले लेता है। जब सूर्य या तारा का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह किसका रूप ले लेता है? लाल दानों का रूप ले लेता है। और लाल दानों का आकार बड़ा होने लगता है। उसमें दो केस होता है। पहला केस, यदि लाल दानों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से छोटा हो तो वह श्वेत वामन बनेगा। यदि लाल दानों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से छोटा हुआ तो क्या बनेगा? श्वेत वामन बनेगा। श्वेत वामन व्हाइट ड्वार्फ क्या होता है? इसे जीवाश्म तारा कहते हैं। व्हाइट ड्वार्फ को क्या कहते हैं? जीवाश्म तारा कहते हैं। छोटा तारा अंतिम रूप से श्वेत वामन अवस्था में ही चमकता है। छोटा तारा किस अवस्था में चमकता है? श्वेत वामन अवस्था में ही चमकता है। दूसरा केस होता है काला वामन, ब्लैक ड्वार्फ। श्वेत वामन जब चमकना छोड़ देता है तो वह काला वामन का रूप ले लेता है। उससे इस प्रकार छोटे तारों का अंत हो जाता है। इस पिक्चर में दिया गया है। सबसे पहले क्या होता है? विरल गैस से निहारिका बनता है और निहारिका से संलयन विधि होता है, जिसमें तारा बनता है। और इन संलयन विधि में तारा का ईंधन किस रूप में रहता है? प्लाज्मा में रहता है। प्लाज्मा बनने के बाद जब बूढ़ा हो जाता है तो लाल दानों बन जाता है। लाल दानों के बाद दो केस होता है।
अगर 1 पॉइंट सूर्य के 1.44 गुना से कम हुआ तो वह श्वेत वामन बनेगा। श्वेत वामन के बाद जब चमकना छोड़ देगा श्वेत वामन तो वह काला वामन बन जाएगा, काला वामन बन जाएगा। उसके बाद दूसरा केस होता है, अगर सूर्य से 1.44 गुना बड़ा रहा इसका द्रव्यमान, लाल दानों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 से ज़्यादा रहा तो अभिनव तारा बनेगा। अभिनव तारे के बाद न्यूट्रॉन में बदलेगा और न्यूट्रॉन के बाद ब्लैक होल में बदलेगा, जिसका घनत्व सबसे अधिक होता है। ब्लैक होल का घनत्व सबसे अधिक होता है। न्यूट्रॉन अगर ब्लास्ट होता है तो पल्सर और क्वेसर में बदलता है। किसमें? पल्सर और क्वेसर तारा में बदल जाता है। केस 2, यदि लाल दानों का द्रव्यमान, केस 2 केस 1 पढ़ चुके हैं लोग। यदि लाल दानों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से बड़ा है तो वह अभिनव तारा का रूप लेगा। वह किस तारा का रूप लेगा? अभिनव तारा का रूप लेगा। अभिनव तारा क्या होता है? सुपरनोवा। इसमें कार्बन जैसे हल्के पदार्थ लोहा जैसे भारी पदार्थ में परिवर्तन होने लगता है। कार्बन जैसा हल्का पदार्थ लोहे पदार्थ में परिवर्तित होने लगता है, जिस कारण ये विस्फोट करने लगते हैं। उसी कारण यह विस्फोट करने लगते हैं, अतः इसे विस्फोटक तारा कहते हैं। सुपरनोवा को क्या कहते हैं? विस्फोटक तारा कहते हैं। विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन तारा का रूप ले लेता है। विस्फोट के बाद किस तारा का रूप ले लेता है? न्यूट्रॉन तारा का रूप ले लेता है। अब है न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा विस्फोट के बाद बनता है। न्यूट्रॉन तारा कब बनता है? जब सुपरनोवा में विस्फोट होता है। इसका घनत्व उच्च होता है। इसका घनत्व डेंसिटी कैसा होता है? उच्च होता है और आकार छोटा होता है। न्यूट्रॉन तारों के सभी अंश न्यूट्रॉन के रूप में संगठित रहते हैं। न्यूट्रॉन तारों के सभी अंश किसके रूप में संगठित रहते हैं? न्यूट्रॉन के रूप में संगठित रहते हैं। पल्सर। यह तारा चमकता और बूझता रहता है। यह तारा चमकता भी है और बूझता भी है। इसे उच्च संख्या में विद्युत चुंबकीय तरंग निकलते हैं। इससे उच्च संख्या में क्या निकलती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती हैं। यह तीव्र रेडियो तरंगें उत्सर्जित करता है। यह तीव्र रेडियो तरंगें भी उत्सर्जित करता है। क्वेसर। क्वेसर क्या होता है? ये तारों की लगभग अंतिम अवस्था होती है। तारों की लगभग अंतिम अवस्था क्या होता है? क्वेसर होता है। क्वेसर ही चुंबकीय क्षमता अति उच्च, क्वेसर की चुंबकीय क्षमता अति उच्च होती है। ब्लैक होल। कृष्ण वीवर, इसका घनत्व अति उच्च होता है। कृष्ण वीवर का घनत्व अति उच्च होता है। यह प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता है। इसकी खोज चंद्रशेखर ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? चंद्रशेखर की थी। ये कहाँ के थे? ये भारत के थे। जो तारा सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुना से बड़ा होते हैं वही तारा ब्लैक होल बनता है। ब्लैक होल तारा कौन बनता है? जो तारा सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुना से बड़ा होता है वही ब्लैक होल बनता है। ब्लैक होल की चुंबकीय क्षमता अधिक होती है। ब्लैक होल की चुंबकीय क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। ये श्वेत वामन और काला वामन को भी अपनी ओर खींच लेता है। अतः तारों का अंत ब्लैक होल के रूप में हो जाता है। तारों का अंत किसके रूप में होता है? ब्लैक होल के रूप में हो जाता है। चंद्रशेखर सीमा। अब है चंद्रशेखर सीमा क्या होता है? सूर्य के द्रव्यमान का के 1.55 गुना या 1.44 द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। लाल दानों के बाद तारों का भविष्य चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करता है। लाल दानों बनने के बाद तारों का भविष्य किस पर निर्भर करता है? तो यह चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करता है। नोट, एस से चंद्रशेखर को संयुक्त रूप से नाभिकीय खगोल भौतिकी में डब्ल्यू फाउलर के साथ 1983 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एस चंद्रशेखर को कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1983 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। लाल दानों का आकार बहुत बड़ा हो जाता है। लाल दानों का आकार बहुत बड़ा हो जाता है जब सूर्य जब लाल दानों का रूप लेगा तो वह अपने समीप के चार ग्रहों को जला देगा। सूर्य जब लाल दानों का रूप लेगा, अभी लाल दानों नहीं बना है, तो वह अपने समीप जैसे पृथ्वी हो गया, मंगल, बृहस्पति, बुध को अपने अंदर समाहित कर लेगा। व्हाइट होल क्या होता है? यह एक परिकल्पना है। मतलब यह रियल में होता नहीं है, जिससे यह मान लिया जाता है कि सभी प्रकाश एक बिंदु से आ रहे हैं। जो सूर्य का प्रकाश है और जो भी ब्रह्मांड में प्रकाश आते हैं, यह एक परिकल्पना है कि वह एक बिंदु से आते हैं जो हमें मिलते हैं। आकाशगंगा कहते हैं गैलेक्सी। ब्रह्मांड में तारों के असंख्य समूह को गैलेक्सी कहते हैं। ब्रह्मांड में तारों के असंख्य समूह को गैलेक्सी कहते हैं। आकाशगंगा का आकार कैसा होता है? सर्पिलाकार, स्पाइरल होता है। तारे इससे सर्पिलाकार भुजा के किनारे पाए जाते हैं। यहाँ पे पाए जाते हैं। सर्पिलाकार के रूप में पाया जाता है। सर्पिलाकार भुजा के किनारे पाए जाते हैं। जैसे जैसे तारों की आयु बढ़ती जाती है वह आकाशगंगा के मध्य में जाने लगते हैं। जैसे जैसे तारों की आयु बढ़ेगी ये मध्य में आने लगेंगे। तारे ये चारों तरफ से मध्य में आने लगेंगे। आकाशगंगा के मध्य भाग को बल्ज कहते हैं। आकाश से गंगा के मध्य भाग को क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं।
बल्ब में ब्लैक होल पाए जाते हैं। बल्ब में क्या पाए जाते हैं? ब्लैक होल पाए जाते हैं। बल्ब में तारों की संख्या अधिक होती है। जो बीच वाला भाग है इसमें बल्ब में तारों की संख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि ब्लैक होल आ जाते हैं। आकाशगंगा का निर्माण आज से 12 बिलियन वर्ष, कितने वर्ष पहले? 12 बिलियन वर्ष, 12 × 10⁸ पूर्व हुआ था। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा है। ब्रह्मांड में कितने अरब आकाशगंगा है? 100 अरब आकाशगंगा है और प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। हर्शेल ने 1805 ईस्वी में बताया कि पृथ्वी, सूर्य एवं अन्य ग्रह आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। किसने बताया था कि पृथ्वी, सूर्य एवं अन्य ग्रह आकाशगंगा का एक अंश मात्र हैं। सुपर क्लस्टर क्या होता है? तीन आकाशगंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहते हैं। 3 आकाशगंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहते हैं। हम जिस सुपर क्लस्टर में रहते हैं उसमें भी 3 आकाशगंगाएं हैं। हम जिस सुपर क्लस्टर में रहते हैं उसमें कितनी आकाशगंगाएं? 3। पहला है मंदाकिनी, दूसरा है देवानी, तीसरा है NGC M33। तीसरा क्या है? MGC M33। देवानी, एंड्रोमेडा यह हमसे सबसे करीबी आकाशगंगा है। हम लोग मंदाकिनी में रहते हैं लोग, और मंदाकिनी से सबसे नज़दीक कौन है? देवानी आकाशगंगा है। यह हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष, 2.2 × 10⁶ प्रकाश वर्ष दूर है। दूसरा निकटतम आकाशगंगा NGC M33 है। MGC M33 है। मंदाकिनी की दूसरा सबसे निकटतम आकाशगंगा कौन है? NGC M33 है। सूर्य जिस आकाशगंगा में उसे मंदाकिनी कहते हैं। सूर्य किस में है? मंदाकिनी में है। अभी इसे समझ लेंगे। एंड्रोमेडा यूनिवर्स, ये पूरा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है। देवयानी 2.2 मिलियन वर्ष है। हम लोग मंदाकिनी में रहते हैं लोग, और यहाँ पे NGC 33 ये दूसरा सबसे निकटतम आकाशगंगा, और यह प्रथम सबसे निकटतम आकाशगंगा है देवानी। और ये तीनों को मिलाकर क्या कहेंगे? आकाश से सुपर क्लस्टर। 3 आकाशगंगाओं के समूह को क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर कहते हैं। अब है मंदाकिनी, मिल्की वे हमारा अपना सूर्य जिससे आकाशगंगा में है उसे मंदाकिनी कहते हैं। हमारा सूर्य किससे आकाशगंगा में है? तो मंदाकिनी आकाशगंगा में, इसे मिल्की वे दुग्ध मेखला भी कहते हैं। मंदाकिनी का आकार कैसा है? सर्पिलाकार। मंदाकिनी का आकार स्पाइरल सर्पिलाकार है। ओरियन नेबुला मंदाकिनी का सबसे शीतल तथा सबसे चमकीला क्षेत्र है। ओरियन नेबुला मंदाकिनी का एक स्थल क्षेत्र है जो सबसे शीतल और सबसे चमकीला भाग है। इसकी 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। इसकी कितनी घूर्णनशील भुजाएं हैं? 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। नए तारे बाहरी भुजा पर रहते हैं। नए तारे यहाँ पे रहते हैं। नए तारे बाहरी भुजा पर रहते हैं। तो सूर्य भी बाहरी भुजा पर रहता है। सूर्य भी कहाँ रहता है? बाहरी भुजा पर रहता है। जब तारे लाल दानों की अवस्था में आ जाते हैं तो तारे मध्य वाली भुजा में चले जाते हैं। जब ये लाल दानों का तारा रूप लेगा तो यह तारा यहाँ से उठकर यहाँ पे मध्य भाग में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? मध्य भाग में आ जाएगा। तारे जब अपनी अंतिम अवस्था में जाते हैं तो वह केंद्रीय भुजा में प्रवेश करते हैं, तो वह बीच में आ जाते हैं। जब अपनी अंतिम अवस्था में आ जाते हैं तो यहाँ पे जहाँ बल्ज भाग होता है वहाँ पे आ जाते हैं। मंदाकिनी के केंद्रीय भाग को बल्ज कहते हैं। मंदाकिनी के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मंदाकिनी के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। बल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं। बल्ज में क्या पाए जाते हैं? ब्लैक होल पाए जाते हैं। ब्लैक होल। श्वेत वामन यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे श्वेत वामन होना चाहिए। श्वेत वामन तथा काला वामन को भी खींच लेता है। यहाँ पे अपने नोट्स में कर लीजिएगा लोग। श्वेत वामन तथा काला वामन को भी खींच लेता है। अतः तारों का अंत ब्लैक होल में ही जाकर होता है। तारों का अंत किस रूप में होता है? ब्लैक होल के रूप में होता है। मंदाकिनी को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। मंदाकिनी को सर्वप्रथम किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था। सूर्य अपनी मंदाकिनी का चक्कर, ये जो मंदाकिनी है इसका चक्कर सूर्य, यहाँ पे सूर्य है, सूर्य चक्कर एंटी क्लॉकवाइज लगाता है। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ऐसे लगाता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे लगाता है। सूर्य 250 किलोमीटर, कितने? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। उसे एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़, कितना? 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। कितना? 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। इसे ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं। इसे ब्रह्मांड वर्ष भी कहा जाता है। सूर्य का सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य का सबसे करीबी तारा क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तारामंडल, ग्रुप्स ऑफ स्टार है। सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह के कारण बनने वाली विशेष आकृति को तारामंडल कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है? 89। यहाँ पे 88 नहीं होगा, 89 होना चाहिए। 89 इसकी संख्या, तारामंडलों की संख्या कितनी है? 89 है। सेंट्रो तथा हाइड्रा सबसे प्रमुख तारामंडल है। सेंट्रो तथा हाइड्रा सबसे प्रमुख तारामंडल है।
सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? हाइड्रा है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? हाइड्रा है। ध्रुव तारा पोलर स्टार, ध्रुव तारा अब है पोलर स्टार, यह सदैव उत्तर दिशा में दिखता है। यह किस दिशा में दिखता है? ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखता है क्योंकि ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर होता है। यह पृथ्वी के किससे दिशा में होता है? उत्तरी ध्रुव पर होता है। यह लिटिल बियर तारा समूह का एक सदस्य है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता था, अतः इसे दिशा सूर्य सूचक कहते हैं। ध्रुव तारा को क्या कहते हैं? दिशा सूर्य सूचक कहते हैं। अब है साइरस डॉग स्टार, यहाँ पे डे नहीं होना चाहिए, डॉग स्टार। यह सबसे चमकीला तारा है। डॉग स्टार सबसे चमकीला तारा है। इसे ओरियन के माध्यम से खोजा जाता है। इसे किसके माध्यम से? ओरियन के माध्यम से खोजा जाता है। अब है हैंटर तारामंडल, ओरियन। हैंटर तारामंडल, ओरियन, यह शिकारी की तरह दिखता है। यह किसके तरह दिखता है? शिकारी की तरह दिखता है। इसे मिर्ग भी कहते हैं। हैंटर को क्या कहते हैं? मिर्ग कहते हैं। इसके बीच में तारों की अधिक संख्या है, जिसके दक्षिण पश्चिम में साइरस तारा होता है। जिसके दक्षिण पश्चिम में क्या होता है? साइरस तारा होता है। यही है, चित्र में देख लीजिए, यही है ओरियन हंटर, और इसके दक्षिण पश्चिम में कौन है? साइरस है। बृहद सप्तऋषि, बृहद सप्तऋषि उर्सा मेजर, उर्सा मेजर यह 7 तारों का एक समूह है। यह कितने तारों का एक समूह है? 7 तारों का। इसके ऊपरी तारे के ठीक सामने ध्रुव तारा अवस्थित है। इसके ऊपरी तारे के ठीक सामने कौन सा है? ध्रुव तारा अवस्थित है। अब है लघु सप्तऋषि, लघु सप्तऋषि उर्सा मेजर, उर्सा मेजर यह भी 7 तारों का समूह है। यह क्या है? यह भी 7 तारों का समूह है, किंतु यह सप्तऋषि के उल्टे आकार का होता है। यह सप्तऋषि के उल्टे आकार का होता है। इसके सहयोग से ध्रुव तारा को ढूंढा जाता है। इसके सहयोग से किसको ढूंढा जाता है? ध्रुव तारा को ढूंढा जाता है। इसमें ध्रुव तारा यह है लघु सप्तऋषि उर्सा मेजर, या इससे ध्रुव तारा ढूंढा जाता है। इसके उत्तर में ध्रुव तारा होता है, और ये इसको विपरीत होता है। बृहद सप्तऋषि इसके विपरीत होता है। इसके विपरीत होता है बृहद सप्तऋषि। अब है नक्षत्र, नक्षत्र सूर्य के समीप तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। सूर्य के समीप तारों के समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है? नक्षत्र की संख्या 27 है। भारतीय मनीषियों ने 28वें नक्षत्र अभिजीत, 28वें नक्षत्र कौन सा? अभिजीत की भी परिकल्पना की है। सूर्य एक महीने में 2.25 नक्षत्र को पार करता है। सूर्य एक महीने में कितने नक्षत्रों को पार करता है? तो 2.2 नक्षत्रों को पार करता है। भारतीय ज्योतिष पर इसका प्रभाव देखा जाता है। किस पर इसका प्रभाव देखा जाता है? तो भारतीय ज्योतिष पर इसका प्रभाव देखा जाता है। कुछ प्रमुख नक्षत्रों के नाम दिए गए हैं, जैसे चित्रा है, हस्त है, विशाखा, श्रवण, घनिष्ठा, माघा, आद्रा, अनुराधा, रोहिणी, ये सब क्या है? नक्षत्र हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत, बेल्जियम के पादरी, कहाँ के पादरी? बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमेंतेरे ने महाविस्फोट बिग बैंग का सिद्धांत दिया। इसके अनुसार 15 बिलियन वर्ष, कितना? 15 बिलियन वर्ष पहले एक अति उच्च घनत्व वाले तारों में विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के फलस्वरूप कई आवेशित कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों etc का निर्माण हुआ। इस विस्फोट के बाद स्पेस का निर्माण हुआ तथा समय की गणना प्रारंभ हुई थी। जॉर्ज लेमेंतियर के अनुसार 15 बिलियन वर्ष पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉनों की निर्माण हुआ, और उसके बाद उसी के साथ स्पेस का भी निर्माण हुआ, जिसके समय की गणना हुई थी। कण आपस में जुड़ते गए, संकेंद्रित होकर तारों का निर्माण कर लिए। कई तारे मिलकर आकाशगंगा का निर्माण कर लेता है। 3 आकाशगंगा मिलकर सुपर क्लस्टर का निर्माण करते हैं। 3 आकाशगंगा मिलकर किसके निर्माण करते हैं? सुपर क्लस्टर का निर्माण करते हैं। कई सुपर क्लस्टर मिलाकर ब्रह्मांड बनता है। कई सुपर क्लस्टरों को मिलाकर ब्रह्मांड बनता है। हब्बल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। किसने बताया था कि ब्रह्मांड फैल रहा है? तो यह हब्बल नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। अंतरिक्ष में छोड़े गए हब्बल नामक दूरदर्शी से इससे विस्तार का पता चलता है। किससे पता चलता है? हब्बल नामक दूरदर्शी से यह पता चलता है। उन्होंने आकाशगंगाओं के बीच बढ़ रही दूरी के आधार पर सिद्ध किया था। उन्होंने आकाशगंगाओं के बीच बढ़ रही दूरी के आधार पर यह सिद्धांत किया था। विद्वानों का मानना है कि ब्रह्मांड को विस्तारित करके कोई शक्ति है। ब्रह्मांड को विस्तारित करने वाली कोई शक्ति है जो इसे खींच रही है। अतः जब यह शक्ति समाप्त होगी तो ब्रह्मांड पुनः सिकुड़ना चालू हो जाएगा, और सिकुड़कर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में चला जाएगा। तब इसे सुपर क्रंच कहेंगे। क्या कहेंगे? सुपर क्रंच कहेंगे। विद्वानों का मानना है जैसे ये आकाशगंगा है और यह फैल रहा है, यह
बाहर की तरफ फैल रहा है। और यह क्यों फैल रहा है? क्योंकि बाहर की तरफ कोई शक्ति है इसे जो खींच रही है, जैसे रस्सी की तरह खींच रही है, और एक ऐसा समय आएगा और ये खींचना बंद कर देगी, और खींचने के बाद यह सब इसमें सिमट जाएंगे, यह आकाशगंगा में सिमट जाएंगे। और इस क्रिया को क्या कहेंगे? सुपर क्रंच कहेंगे। इस क्रिया को सुपर क्रंच कहेंगे। इस चित्र में देखेंगे लोग, सबसे बड़ा ब्रह्मांड होता है, ब्रह्मांड के बाद क्लस्टर होता है, 3 आकाशगंगाओं के समूह को क्लस्टर कहते हैं। उसके बाद क्लस्टर के बाद होता है आकाशगंगा, आकाशगंगा के बाद तारा होता है, तारा के बाद नक्षत्र होता है, नक्षत्र के बाद यह छोटा सा सौरमंडल होता है। सौरमंडल के उत्पत्ति के सिद्धांत। सौरमंडल के उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत। सूर्य तथा उसके आसपास के क्षेत्र को सौरमंडल कहा जाता है। इसके उत्पत्ति संबंधित कई सिद्धांत प्रचलित है। पहला सिद्धांत है मोनो स्टार, एक तारा सिद्धांत। पहला थ्योरी क्या है? मोनो स्टार, एक तारा सिद्धांत। इसी सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य के ही टुकड़े से हुआ है। सूर्य के टुकड़ों से ही हुआ। इस सिद्धांत को 2 विद्वानों ने दिया था। इस सिद्धांत को कितने विद्वानों ने दिया था? 2 विद्वानों ने दिया। पहला था गैसीय सिद्धांत, इसे कांट महोदय ने दिया था। गैसीय सिद्धांत को किसने दिया था? कांट महोदय ने दिया। इसके अनुसार सूर्य के घूर्णन गति के कारण सूर्य के बाहरी परत अलग हो गया तथा ठंडा होकर ग्रहों का निर्माण कर लिया। इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। इनका मानना था ये सूर्य है और ये चक्कर लगाता है, घूर्णन करता है, घूर्णन गति के कारण इसके बाहरी परत अलग हो गया और ठंडा होकर यह ग्रह का निर्माण कर लिया। इससे सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। दूसरा था निहारका नेबुला सिद्धांत, इसे लाप्लास ने दिया। इसे किसने दिया था? लाप्लास ने दिया था। इसके अनुसार सूर्य के बाहरी परत ठंडी हो गई। वो भी वही सिद्धांत दिया था, सूर्य के बाहरी परत ठंडी हो गई किंतु आंतरिक परत गर्म बनी रही, जिस कारण इसका बाहरी भाग टूटकर अलग हो गया और इसी अलग हुए भाग से ग्रहों का निर्माण हुआ। इन दोनों सिद्धांत को नकार दिया गया क्योंकि ग्रहों की संरचना सूर्य के संरचना से भिन्न पाई गई। इनका भी यही सिद्धांत था। इसमें देखेंगे लोग चित्र में, पहला था कांट का गैसीय सिद्धांत, बाहरी परत ठंडा होकर अलग हो गया और ग्रह का निर्माण किया। और इनका भी यही था कि बाहरी परत ठंडा हुआ और अंदर का गर्म था, फिर ये बाहरी परत ठंडा होकर टूट गया, उसके बाद फिर इसमें ब्लास्ट हुआ और ये छोटे छोटे तारों में विभक्त हो गया। ये लाप्लास का सिद्धांत था। निहार का नेबुला सिद्धांत, इसको भी अस्वीकार, दोनों सिद्धांतों को काट दिया गया। अब है दूसरा थ्योरी, ड्यूअल स्टार थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण 2 तारों से हुआ है। इस सिद्धांत में कहा गया है कि सौरमंडल का निर्माण 2 तारों से हुआ। इस सिद्धांत को 2 विद्वान, इस सिद्धांत को भी कितने विद्वानों ने दिया था? 2 विद्वानों ने दिया था। पहले थे चैम्बरलिन। इसके अनुसार सूर्य के समीप एक विशाल तारा था जिसके गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य का ऊपरी भाग टूट गया। ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे थे, जिसके कारण ऊपरी भाग अलग हो गया, जिससे सौरमंडल का निर्माण हो गया। जैसे ये दोनों घूर्णन कर रहे हैं और इन दोनों में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, तो इससे दोनों के घूर्णन के कारण सूर्य का कुछ भाग अलग हो गया, जिससे ग्रहों का निर्माण हुआ। अब है इसी के जीन्स के अनुसार सूर्य के समीप एक बहुत बड़ा तारा था जिसका गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के ऊपरी भाग को अलग कर दिया। जब यह तारा सूर्य के समीप आया तो उसके बहुत बड़े भाग को सूर्य से अलग कर दिया गया, जिससे बड़े ग्रहों का निर्माण हुआ। ये भी वही कह रहे थे, इनका थोड़ा सा अलग है, बट दोनों का सिद्धांत सेम ही था। इन दोनों सिद्धांतों को नकार दिया गया क्योंकि ग्रहों की संरचना सूर्य से बिल्कुल भिन्न थी। यहाँ पे देखेंगे लोग, ये भी दोनों सेम ही है। सूर्य के बाद ये तारा के बीच गुरुत्वाकर्षण के कारण इधर ठंडा हुआ, बाहरी परत ठंडा होने के बाद अलग हो गया। ये चैम्बरलिन का था। इनका भी उसी तरह सन का गर्म भाग अलग हो गया गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। ये भी जीन्स का था। ये जीन्स महोदय दोनों को स्वीकार कर दिया, अस्वीकार किया गया। अब है डबल स्टार थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य के अतिरिक्त 2 तारों से हुआ। इस सिद्धांत में कहा गया ये सूर्य है और इसके अतिरिक्त 2 तारा थे। इस सिद्धांत को लिलिटन ने दिया। इस सिद्धांत को किसने दिया था? लिलिटन ने दिया। इसके अनुसार सूर्य के अतिरिक्त 2 तारों थे जिसमें एक तारे में विस्फोट हो गया और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से वे सूर्य के समीप आ गए और उससे ग्रहों का निर्माण हुआ, जबकि दूसरा तारा ब्लैक होल में विलीन हो गया। अभी डबल स्टार थ्योरी को ही मान्यता प्राप्त है, बट ये सब उसी तरह घुमावदार बात है, घुमाकर ही बताया गया है। इस सिद्धांत को मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में ग्रह का स्वरूप उस विस्फोटक तारा के समान है।
इस सिद्धांत को मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में ग्रह का स्वरूप उस विस्फोटक तारा के समान है। न्यूटन का सिद्धांत है। सन हो गया, ये तारा हो गया, ये तारा हो गया, ये दोनों के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य टूट गया और ग्रहों का निर्माण हो गया और एक के ब्लैक होल बन गया। अब ब्लैक होल के बाद ये विस्फोट होकर अलग हो गया। अब है सौरमंडल, सोलर सिस्टम। सूर्य तथा उसके आसपास के ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, उल्काओं के संयुक्त समूह तथा आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल, सोलर सिस्टम कहते हैं। सौरमंडल प्रणाली की खोज, सौरमंडल प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने किया। किसने किया था? कोपरनिकस ने किया था। सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है। सौरमंडल के केंद्र में कौन सा स्थित है? सूर्य स्थित है। सौरमंडल के जनक तारा के रूप में सूर्य है। सौरमंडल के जनक तारा के रूप में कौन है? सूर्य है। सौरमंडल के सभी पिंड सूर्य का चक्कर परवलयाकार मार्ग से लगाते हैं। सौरमंडल का सभी पिंड सूर्य का चक्कर कैसे लगाते हैं? परवलयाकार मार्ग से लगाते हैं। सन के बारे में, यह हमारा सबसे निकटतम तारा है। सन क्या है? हमारा सबसे निकटतम तारा है। सूर्य सौरमंडल के बीच में स्थित है। सूर्य किसके बीच में स्थित है? सौरमंडल के बीच में स्थित है। सूर्य सौरमंडल का प्रधान होता है। सूर्य की आयु 15 अरब वर्ष है। सूर्य की आयु कितने हैं? लगभग 15 वर्ष अरब है, जिसमें से 5 अरब जी चुका है। 5 अरब जी चुका है और 10 अरब बाकी है। यह हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी मिल्की वे से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। यह हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा से कितनी दूरी पर है? 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। सूर्य हमारी आकाशगंगा के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, कितना? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा करता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़, कितना? 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। इनका व्यास 13.92 लाख है। सूर्य का कितना व्यास है? ये व्यास होता है। व्यास कितना किलोमीटर है? 13.9 लाख किलोमीटर है। 13.92 लाख किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। कितने मिनट में? 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन का किसमें? हीलियम में संलयन होता है और ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहता है। किस अवस्था में रहता है? ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। इसकी घूर्णन अवधि भूमध्य रेखा के 25 पृथ्वी दिवस के बराबर है। भूमध्य रेखा के कितने? 25 पृथ्वी दिवस के बराबर होती है। आंतरिक संरचना के आधार पर सूर्य को 3 भाग में बांटते हैं। आंतरिक के संरचना के आधार पर सूर्य को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग आता है कोर। सूर्य के 6 परत होते हैं, तो जिसमें से आंतरिक परत होता है 3 भाग का। तो पहला होता है कोर, दूसरा होता है रेडिएक्टिव जोन। दूसरा कौन सा होता है? रेडिएक्टिव जोन, विकिरण मंडल, और तीसरा होता है कन्वेक्टिव जोन, संवहन मंडल। पहला है कोर मंडल। यह सूर्य के मध्य भाग है। यह सूर्य के कौन सा भाग है? मध्य भाग है। इसका तापमान लगभग 15 मिलियन सेल्सियस डिग्री होता है। 15 मिलियन सेल्सियस डिग्री होता है। इसी में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। यह प्लाज्मा अवस्था में है। यह किस अवस्था में? यह प्लाज्मा अवस्था में। यहीं पर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, जिससे अपार ऊर्जा निकलती है। ये सूर्य है और सूर्य के ये आंतरिक भाग है। सूर्य के आंतरिक भाग है और आंतरिक भाग में यही कौन है? कोर। यही कोर है। इसी में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। हाइड्रोजन कितने प्रतिशत रहता है? 75% और हीलियम 24% और 1% अन्य तत्व होते हैं। 1% में अन्य तत्व होते हैं। यहाँ पे इसकी तापमान कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस यहाँ पे इसका तापमान होता है। अब दूसरा होता है रेडिएक्टिव जोन। इसमें से गामा किरणें और एक्सरे किरणें और फोटोन, तीनों किरणें इसमें से निकलती है। रेडिएक्टिव जोन में संवहन मंडल, या इसे क्या कहते हैं? संवहन मंडल कहते हैं। इसके बारे में ऊपर चलिए पढ़ते हैं लोग। रेडिएक्टिव जोन, विकिरण मंडल। कोर में हुए संलयन के फलस्वरूप कई प्रकार की किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में निकलती हैं, जो रेडिएक्टिव जोन में दिखती हैं। जो किसमें दिखती हैं? रेडिएक्टिव जोन में। इसमें एक्सरे, गामा रेज, गामा रेज किरणें और फोटोन पाए जाते हैं। एक्सरे, वाई रेज और गामा किरणें तथा फोटोन पाए जाते हैं। तीसरा है कन्वेक्टिव जोन। दूसरा क्या है? कन्वेक्टिव जोन, संवहन मंडल। इसमें हाइड्रोजन के बने
इसमें H2 के बने सेल पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोजन के बने सेल पाए जाते हैं जो अंदर की ओर बड़े होते हैं, जो अंदर की ओर बड़े होते हैं तथा बाहर की ओर छोटे होते हैं, और इन्हीं के बीच से ऊर्जा आगे संवहन होता है। इन्हीं के बीच से ऊर्जा आगे संवहन होता है। तीसरा यही है, तीसरा जोन, और इसी को बोला जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के सेल बोला जाता है, और हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं जो अंदर की ओर क्या होते हैं? बड़े, अंदर की ओर बड़े होते हैं, अंदर की ओर बड़े, उसके बाद छोटा होते जाता है, अंदर की ओर बड़े और छोटा। इसी के बीच से क्या होता है? ऊर्जा पर संवहन होता है। ये ऊर्जा जाता है, जिसकी तापमान कितना होता है? जो सौर ज्वाला इसे कहते हैं, सौर ज्वाला अभी पढ़ेंगे लोग, 7000 डिग्री सेल्सियस होता है। 7000 डिग्री इसके तापमान होता है। और जो ऊर्जा अगर ऊपर पार कर गई तो ठीक है, तब तो वो ऊर्जा निकल जाएगी। लेकिन वही ऊर्जा अगर वापस लौट जाती है तो उसका तापमान कितना हो? 4000 डिग्री सेल्सियस होता है, और उसे क्या कहते हैं? सोलर स्पॉट्स कहते हैं, उसे सोलर स्पॉट्स कहते हैं। और जो ऊर्जा निकल जाती है उसे सौर ज्वाला कहते हैं। अब है सौर ज्वाला। सौर ज्वाला क्या है? सोलर फ्लेम। जब कोर में बहुत अधिक ऊर्जा बन जाती है, जब कोर में बहुत अधिक ऊर्जा बन जाती है तो सूर्य की तीनों परतों को पार करके H2 के सेल को चीरती हुई सूर्य की सतह को छोड़कर सौरमंडल में प्रवेश कर जाती है। अभी वहाँ पे बताया है कैसे H2 सेल के बीच से निकलती है। उस ज्वाला के पास तापमान कम, उसके पास ऊर्जा भी कम रहती है, और उसे सूर्य खींच लेता है। ये किसके बारे में है? ये सोलर स्पॉट्स के बारे में है। ये बातें उस ज्वाला के पास तापमान कम होता है, ये सोलर स्पॉट्स के बारे में है। और ये उस ज्वाला के पास तापमान अधिक रहता है, वह सौरमंडल में दूसरों ग्रह तक पहुंच जाती है। मतलब इसमें कह रहा है कि अगर दो ज्वाला निकलती है, अगर ज्वाला का तापमान बहुत अधिक रहा, सौर ज्वाला का तापमान बहुत अधिक रहा तो वह सौरमंडल में दूसरों ग्रह में पहुंच जाएगी। लेकिन अगर सौर ज्वाला का तापमान कम रहा तो उसे सूर्य अपनी ओर खींच लेता है, जिसे क्या कहते हैं? सोलर स्पॉट कहते हैं। और सौर ज्वाला तो हमेशा निकलता है, लेकिन जिसे खींच लेता है उसे सोलर स्पॉट्स कहते हैं। अब है, जब ये पृथ्वी के करीब से गुजरता है तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर पृथ्वी पर गिरने लगता है। किस पे? पृथ्वी पे गिरने लगता है, किंतु वायुमंडल इसे विचलित कर देता है और पृथ्वी को जलने से रोकता है। इस कारण 3 घटनाएं उत्पन्न होती है। इस कारण कितनी घटनाएं उत्पन्न होती है? 3 घटनाएं उत्पन्न होती हैं। पहली घटना, पृथ्वी पर संचार, फोन में बाधा आती है। दूसरा, एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे भल्सर कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? भल्सर कहते हैं। तीसरा घटना क्या होता है? एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे ऑरोरा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? ऑरोरा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकाश को ऑरोरा बोरियोलिस कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उसे क्या कहते हैं? ऑरोरा बोरियोलिस। तथा दक्षिणी गोलार्ध में इस प्रकाश को ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। अब चित्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं। लोग, जो ज्वाला यहाँ से निकलती है बाकी सभी ग्रहों को पार करते हुए पृथ्वी के पास आती है। अगर ये पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध से गुजरी तो उसे क्या कहेंगे? ऑरोरा बोरियोलिस कहेंगे। और ये दक्षिणी गोलार्ध से गुजरी तो इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहेंगे। अब है सोलर स्पॉट या सन स्पॉट। सोलर स्पॉट या सौर कलंक, वह ज्वाला जिसका कम तापमान था और उसके पास ऊर्जा भी कम थी, जिसे सूर्य गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस खींच लेता है। यह 2 सेल के बीच खाली जगह के अंदर प्रवेश करता है। इसका तापमान लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि सौर ज्वाला का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अभी चित्र में हम समझाए हैं। अतः इसका तापमान अपेक्षाकृत कम होता है। अतः यह एक धब्बा के समान दिखता है। यह किसके समान दिखता है? धब्बा के समान दिखता है, जिसे सौर कलंक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सौर कलंक कहते हैं। तथा गर्म एवं प्रकाशित भाग को फेकुला कहते हैं। जहाँ पे गर्म होता है और चमकता है उसे क्या कहते हैं? फेकुला कहते हैं। प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक के काले केंद्र को अम्बरा कहते हैं। प्रकाश से मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक के काले केंद्र को अम्बरा कहते हैं, तथा उसके चारों ओर हल्के रंग का क्षेत्र होता है जिसे पुनम्बरा कहते हैं। सौर कलंक की खोज गैलीलियो ने की थी। सौर कलंक की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। सन स्पॉट साइकिल, सौर कलंक चक्र। सौर ज्वाला सूर्य की विषुवत रेखा 0 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश 2 दिशा तक जाता है। सौर कलंक
सौर ज्वाला सूर्य की विषुवत रेखा 0 डिग्री से लेकर 40 डिग्री अक्षांश 2 दिशा तक जाता है। इसे जाने में 5.5 वर्ष तथा आने में 5.5 वर्ष से लगते हैं। यह एक सन स्पॉट 11 वर्ष में होता है। अतः एक सन स्पॉट कितने वर्षों में होता है? 11 वर्षों में होता है। 2013 में 23 साइकिल पूरा हुआ था। 2013 में कितना साइकिल पूरा हुआ था? 23 साइकिल पूरा हुआ था। वर्तमान में 24 साइकिल चल रहा है। एक साइकिल में 11 वर्ष होता है। 100 सोलर स्पॉट सोलर इवेंट का होते हैं। 100 सोलर स्पॉट में कितने इवेंट सोलर इवेंट होते हैं? चुंबकीय आर्क, अब इसको चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं लोग सोलर स्पॉट साइकिल को। यहाँ पे हो गया 0 डिग्री और यहाँ पे हो गया 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री अक्षांश। और इसी दोनों के बीच में यहाँ से सौर ज्वाला निकलती है, इसी दोनों के बीच में। और एक बार ये कहाँ जाता है? 5.5 वर्ष इधर जाने में लगता है इसको समय, और इधर आने में कितना समय लगता है? 5.5 वर्ष लगता है। और दोनों चक्रों को, इधर का भी इधर का दोनों चक्रों को पूरा करने में कितना लगता है? 11 वर्ष का समय लगता है। 11 वर्ष का समय लगता है। अब है मैग्नेटिक आर्क चुंबकीय चाप। जब सन स्पॉट बनता है तो वहाँ की चुंबकीय क्षमता बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। इन चुंबकीय किरणों को ध्रुव अपनी ओर खींच लेता है, जिसे मैग्नेटिक आर्क कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक आर्क कहते हैं। अब है सूर्य के बाहरी परत। अब क्या है? सूर्य के बाहरी परत। सूर्य के बाहर उसकी 3 परतें हैं। सूर्य के बाहर कितनी परतें हैं? 3 परतें हैं। पहला है प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर, दूसरा है वर्णमंडल क्रोमोस्फीयर, तीसरा है क्रीट या कोरोना। तो प्रकाश मंडल के बारे में पता है, यह सूर्य पर का दिखाई पड़ने वाला भाग है। यह सूर्य का जो हमें दिखाई पड़ता है वही भाग है प्रकाश मंडल। इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। यहाँ फोटोन की अधिकता पाई जाती है। दूसरा वर्णमंडल क्रोमोस्फीयर, यह बाहरी परत का आधार मध्य भाग है। यह बाहरी परत के आधार पर कौन सा भाग है? मध्य भाग है। इसका तापमान 32,400 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका तापमान कितना होता है? 32,400 डिग्री सेल्सियस होता है। और यह कब कब दिखता है? सुबह और शाम में देखने को मिलता है। यह सुबह और वर्णमंडल क्रोमोस्फीयर सुबह और शाम को देखने को मिलता है। क्रोमोस्फीयर ने गैसों के उल्टे प्रवाह को स्पीक्यूल कहते हैं। इसे सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं। क्रोमोस्फीयर को सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं। तीसरा है कोरोना या क्रीट मुकुट। यह सूर्य के सबसे बाहरी परत है। यह सूर्य का सबसे बाहरी परत है जो लपट के समान होती है। इसे केवल सूर्य ग्रहण के समय देखा जाता है। इसे कब देखा जाता है? सूर्य ग्रहण के समय देखा जाता है। इसका तापमान 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। इसका तापमान कब होता है? 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य में 75% हाइड्रोजन तथा 24% हीलियम होते हैं। शेष तत्वों की मात्रा 1% में निहित है। शेष तत्वों की मात्रा कितने में निहित है? 1% में निहित है। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के 3,32,000 गुना है। सूर्य का द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी से 3,32,000 गुना अधिक है। सूर्य का व्यास पृथ्वी से 109 गुना अधिक है। सूर्य का व्यास कितना है? पृथ्वी से 109 गुना अधिक है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 28 गुना अधिक है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के 28 गुना अधिक है। सूर्य का घनत्व कितना है? सूर्य के घनत्व पृथ्वी से 20 गुना 100 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। सूर्य के प्रति सेकंड 10⁻26 जूल ऊर्जा निकलती है। सूर्य में से कितने ऊर्जा निकलती है? 10⁻26 जूल ऊर्जा निकलती है। सूर्य यहाँ पे पश्चिम नहीं होगा, पूरब से पश्चिम। सूर्य पूरब से पश्चिम की तरफ घूर्णन करता है। सूर्य का विषुवत रेखीय भाग 25 दिन में घूर्णन कर लेता है। सूर्य विषुवत रेखीय भाग को कितने दिन में घूर्णन कर लेता है? तो यह 25 दिन में घूर्णन कर लेता है। सूर्य का ध्रुवीय भाग 31 दिन में घूर्णन कर लेता है। सूर्य का ध्रुवीय भाग कितने दिन में घूर्णन कर लेता है? तो 31 दिन में घूर्णन कर लेता है। सूर्य का पृथ्वी से औसत दूरी कितना है? तो 14.96 किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर पृथ्वी स्थित है। सूर्य में ऊर्जा नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। सूर्य में ऊर्जा किससे के संलयन से होती है? नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। अब ये बाहरी परत है, कोरोना बीच वाला भाग, क्रोमोस्फीयर इसका है 27 लाख डिग्री सेल्सियस। इसका है 32,400
डिग्री सेल्सियस, इसका है 6000 डिग्री सेल्सियस। ये सबसे बाहरी परत होता है फोटोस्फीयर, उसके बाद मध्य होता है क्रोमोस्फीयर, ये और उसके बाद होता है कोरोना। अब अभी पीछे पढ़े हैं लोग तीनों, कंजेक्टिव जोन, रेडिएक्टिव जोन और कोर को पढ़े हैं लोग। अब है ग्रह, प्लानेट, वैसा आकाशीय पिंड, वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास ना तो अपनी ऊष्मा हो, ना ही अपना प्रकाश हो, वह ऊष्मा तथा प्रकाश के लिए अपने निकटतम तारा या सूर्य पर आधारित होते हैं। यह तारा पर आश्रित होता है। ग्रह किस पर आश्रित होते हैं? तारा पर आश्रित होते हैं, उसी का चक्कर लगाते हैं, उसी का चक्कर भी लगाते हैं। जितना भी 8 ग्रह, चाहे ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हो, वह सभी सूर्य के सौरमंडल में जितने भी ग्रह हो, वह सभी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। उसके बाद है पार्थिक नहीं है। प्रारंभ में ग्रहों की संख्या कितनी थी? 9। प्रारंभ में ग्रहों की संख्या 9 थी, किंतु वर्तमान में 8 ग्रह हैं। ग्रहों को 2 श्रेणी में बांटते हैं। ग्रहों को कितने श्रेणी में बांटा गया है? 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है पार्थियन, टेरेस्ट्रियल, इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। यह जो बृहस्पति और मंगल के बीच जो बेल्ट पाए जाते हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट, इधर वाले साइड को कहते हैं आंतरिक ग्रह और उसके बाहर वाले भाग को कहते हैं बाह्य ग्रह। तो इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। यह पृथ्वी के समांतर रखते हैं, पृथ्वी से समांतर रखते हैं। इनका घनत्व अधिक होता है, इनका डेंसिटी बहुत अधिक होता है तथा ये ठोस अवस्था में रहते हैं। इनके उपग्रह कम होते हैं या होते ही नहीं है। इन ग्रहों की संख्या 4 है। इन ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों क्या हैं? आंतरिक ग्रह हैं। उसके बाद है जोवियन ग्रह, बाह्य ग्रह। जोवियन ग्रह या बाह्य ग्रह, इसे बाह्य ग्रह भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह भी कहते हैं। यह बृहस्पति से समांतर रखते हैं। ये किससे समांतर रखते हैं? बृहस्पति से समांतर रखते हैं। उनका आकार बड़ा होता है किंतु घनत्व कम होता है, इनका डेंसिटी कम होता है। ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं? गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इनके उपग्रहों की संख्या अधिक होती है। इनके उपग्रहों की संख्या कितनी होती है? अधिक होती है। और बाह्य ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, शनि, बृहस्पति। प्लूटो, यम ग्रह, यह 9वां ग्रह था। यह कौन सा? 9वां ग्रह था। किंतु 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? प्राग में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की बैठक हुई, जिसमें प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालकर बौना ग्रह में डाल दिया गया। किस में डाल दिया गया? बौना ग्रह में डाल दिया गया। अब बौना ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं? चिरान, सेरस बौना ग्रह हैं, और भी बौना ग्रह हैं जैसे चिरान है और सेरस हैं जो बौना ग्रह में आते हैं। अभी प्लूटो का नाम 13, 43, 40 है। अभी प्लूटो का नाम कितना है? 13, 43, 40। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालने के 3 कारण थे। पहला कारण, इसका आकार अत्यधिक छोटा था। इसका आकार कैसा था? अत्यधिक छोटा था। इसकी कक्षा दीर्घवृत्तीय नहीं थी। इसकी कक्षा कैसी थी? दीर्घवृत्तीय नहीं थी। इसकी कक्षा वरुण की कक्षा को काटती थी। इसकी कक्षा वरुण ग्रह की कक्षा को काटती थी। उपग्रह, सैटेलाइट क्या होता है? इनके पास भी ऊष्मा और प्रकाश दोनों नहीं होता है। इनके पास भी ऊष्मा और प्रकाश दोनों नहीं होता है। ये अपने निकटतम तारा से ऊष्मा और प्रकाश लेते हैं, किंतु ये चक्कर अपने निकटतम ग्रह का लगाता है। यह चक्कर किसको लगाता है? अपने निकटतम ग्रह को लगाता है। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं। उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक उपग्रह, जैसे चंद्रमा क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। और दूसरा होता है कृत्रिम उपग्रह, जो मानव द्वारा बनाया गया था। यह मानव निर्मित होते हैं। संचार तथा मौसम की भविष्यवाणी करता है। किसकी भविष्यवाणी? संचार तथा मौसम की भविष्यवाणी करता है। सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के हैं। सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति तथा बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बुध तथा शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति ग्रह के, तथा बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य से दूरी के अनुसार कौन कौन से ग्रह हैं? तो सूर्य से सबसे दूरी पे सबसे नज़दीक आता है बुध के बाद उसके दूर हो जाएगा शुक्र, उसके दूर हो जाएगा पृथ्वी, उसके दूर हो जाएगा मंगल, उसके दूर हो जाएगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। मतलब सबसे दूर हो जाएगा अरुण, और ये सबसे नज़दीक हो जाएगा सूर्य के, सबसे नज़दीक बुध और सबसे दूर अरुण हो जाएगा। चित्र में देखेंगे लोग, इसके पीछे बुध सबसे पहले आता है, उसके बाद सूर्य, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यही सही क्रम है ग्रहों का। पृथ्वी से दूरी के अनुसार, मतलब जो ग्रह पृथ्वी से दूर है, पहले नज़दीक, उसके बाद उससे दूर, उसके बाद उसके दूर, उसके बाद उसके दूर। तो सबसे नज़दीक कौन ग्रह है? पृथ्वी के शुक्र है। शुक्र के बाद मंगल ग्रह उससे दूर है। मंगल के बाद बुध है। बुध के बाद बृहस्पति है। बुध के बाद बृहस्पति के बाद शनि है। शनि के बाद और वरुण है। वरुण के बाद और
अरुण के बाद वरुण है। तो सबसे नज़दीक पृथ्वी से कौन है? शुक्र ग्रह है। और सबसे दूर कौन है? तो वरुण है। आकार के अनुसार ग्रह मतलब साइज में कौन सा बड़ा है। उसके बाद सबसे बड़ा बृहस्पति हो जाएगा, सबसे बड़ा आकार के अनुसार ग्रह और बढ़ते क्रम में है, बढ़ते क्रम में तो सबसे बड़ा हो जाएगा बृहस्पति। उसके बाद शनि, अरुण और वरुण, पृथ्वी का स्थान कौन सा? पांचवा, पृथ्वी का स्थान पांचवा है। उसके बाद शुक्र, मंगल, बुध, बुध सबसे छोटा ग्रह है। नंगी आंखों से हम 5 ग्रहों को देख सकते हैं। दिखता तो नहीं है बट कभी कभी दिख जाता है। नंगी आंखों से 5 ग्रहों को हम देख सकते हैं, जैसे बुध को देख सकते हैं, शुक्र को भी देख सकते हैं, मंगल को भी, बृहस्पति को भी, शनि को। इसके लिए दूरबीन लगाना पड़ेगा देखने के लिए। उल्टा घूमने वाले ग्रह पूरब से पश्चिम, उल्टा घूमने वाले ग्रह पूरब से पश्चिम की तरफ कौन से घूमते हैं? तो इसमें हो जाएगा शुक्र तथा अरुण। शुक्र तथा वरुण उल्टा घूमते हैं। सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का है। सर्वाधिक घनत्व किस ग्रह का है? तो पृथ्वी का है। तथा सबसे कम घनत्व किसका है? शनि का है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का गैनीमेड है। सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का गैनीमेड है। और सबसे छोटा उपग्रह मंगल ग्रह का है डिमोस। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह का डिमोस। सबसे तेज घूर्णन दिन की अवधि बृहस्पति करता है, 9.5 घंटे में घूर्णन कर लेता है। सबसे धीमा घूर्णन कौन करता है? 249 दिनों में शुक्र करता है। शुक्र कितने दिनों में करता है? 249 दिनों में। सबसे तेज परिक्रमण वर्ष की अवधि में तो बुध 28 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। और सबसे धीमा कौन करता है? शुक्र 249 दिनों में करता है, परिक्रमण कर लेता है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है तथा सबसे ठंडा ग्रह अरुण और वरुण है। सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र ग्रह है। और सबसे ठंडा ग्रह कौन है? अरुण और वरुण है। गोल्डी लॉक जोन क्या होता है? तो गोल्डी लॉक जोन अंतरिक्ष का वह स्थान जहाँ जीवन की संभावना पाई जाती है, उसे गोल्डी लॉक जोन कहते हैं। केवल पृथ्वी पर जीवन संभव है। मंगल पर इसकी संभावना है। मंगल पर क्या है? इसकी संभावना है। जीवन की उत्पत्ति के लिए कपास का पौधा अंतरिक्ष पर भेजा गया है। जीवन की उत्पत्ति के लिए किसका पौधा भेजा गया है? कपास का पौधा भेजा गया है। अब है बुध ग्रह।